हाय एवरीवन, वेलकम टू माई टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग FAQ अबाउट डीजीएमएस डिस्कस करने वाले हैं, यानी आमतौर पर जो पूछे जाने वाले प्रश्न है डीजीएमएस से रिलेटेड उसको आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में सभी डिस्कशन करेंगे और इसमें कई सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डीजीएमएस का अप्रूवल प्रोसेस, जैसे कि डीजीएमएस कोई आइटम है, कोई इक्विपमेंट है, कोई अप्लायंसेस है, तो उसका जो अप्रूवल होता है तो अप्रूवल किस लॉ के अकॉर्डिंग होता है। एंड इसमें ये भी जानेंगे कि प्रोसीजर क्या है एपीलेट मेडिकल बोर्ड में अप्लाई करने का। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके डाउट्स हैं, उसको यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। जो फोटोग्राफ आप एप्लीकेशन फॉर्म में चिपका के देते हैं डीजीएमएस को, उसके बारे में जानेंगे कि वो फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, नोटिफाइड डिजीज़ के बारे में क्या प्रोविजंस हैं, ये सब के सब आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा जो माई टेक्निकल ऐप है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर वो अगर डाउनलोड नहीं किया है तो जस्ट गो टू द गूगल प्ले स्टोर, सर्च माई टेक्निकल एंड डाउनलोड आवर ऐप, जहाँ पर आपको इस वीडियो के PDF तो मिलेगी ही, प्लस इसमें आपको वीडियोज, स्टडी मटेरियल्स एंड क्विजेस भी मिल सकता है। तो प्लीज़ डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। चलिए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट सवाल के ऊपर, ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये सभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ टॉपिक्स वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होंगे, ठीक है। खुद डीजीएमएस का PDF ही है, तो इसकी भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप ऐप से हमारा ये जो माई टेक्निकल ऐप है वहाँ से भी इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट सवाल है वो ये है कि वेयर वन कैन फाइंड द अप्रूवल पॉलिसी ऑफ डीजीएमएस, ठीक है। यानी डीजीएमएस की जो अप्रूवल पॉलिसी है, ठीक है, उसका जो प्रोसेस है, उसका जो PDF है या फिर उसका जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आप उसको कहाँ पे आपको ये मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अप्रूवल पॉलिसी बोल रहा हूँ डीजीएमएस का, तो इसका मतलब ये है कि जो भी इक्विपमेंट डीजीएमएस अप्रूव करता है, ठीक है, अप्लायंसेस अप्रूव करता है, ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा कि एक्सप्लोसिव डीजीएमएस जो परमिटेड एक्सप्लोसिव होते हैं वो डीजीएमएस अप्रूव करता है, ठीक है। कई सारी चीज़ों को डीजीएमएस अप्रूव करता है, जैसे कि कैप लैंप होना हो, ठीक है। तो कई सारे चीज़ों को जो डीजीएमएस अप्रूव करता है, तो उसके लिए क्या नियम है, ठीक है। तो वो जो नियम है वो कहाँ पे मिलेगा, ये पहला सवाल है कि वेयर वन कैन फाइंड द अप्रूवल पॉलिसी ऑफ डीजीएमएस। तो इसका आंसर यहाँ पे ये है कि अप्रूवल पॉलिसी इज़ अवेलेबल इन द पब्लिक पोर्टल एंड कैन बी व्यूड एंड डाउनलोडेड फ्रॉम द DGMS वेबसाइट www.dgms.gov.in। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अप्रूवल पॉलिसी क्या है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि DGMS के वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले मैं DGMS का जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये है DGMS का वेबसाइट, ठीक है, और ये है हमारे अभी करेंटली चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, या उसको DG भी हैं एंड चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस भी हैं, डायरेक्टर जनरल, ठीक है। इनका नाम है श्री प्रभात कुमार। तो ये है हमारा डीजीएमएस का वेबसाइट। तो अगर आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है, ठीक है, क्या डाउनलोड करना है, अप्रूवल पॉलिसी, तो आपको कहाँ पे जाना होगा, ये डीजीएमएस के वेबसाइट में जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना होगा अप्रूवल में, एंड यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल रहा है डीजीएमएस अप्रूवल पॉलिसी 2015। तो इसको आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक फ़ाइल डाउनलोड करने का आप पे पॉपअप खुलेगा, और उसको डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा अप्रूवल पॉलिसी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं अप्रूवल पॉलिसी 2015 जिसे बोला जाता है, और इसका सेकेंड रिवीजन किया गया था 5 मई 2016 को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन भी दी गई है कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, जिसे डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी भी कहा जाता है, उनको ये पावर दी गई है कि वे स्पेसिफिक इक्विपमेंट, मशीनरी, मटेरियल्स एंड अप्लायंसेस को अप्रूवल ग्रांट कर सकते हैं फॉर द यूज़ इन माइंस अंडर रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ कोल माइंस रेगुलेशन। ये 2017 नहीं होगा, 1957 नहीं होगा, 2017 होगा, मेटालिफेरस माइंस रेगुलेशंस वगैरह। तो अलग अलग प्रोविजंस हैं, जैसे कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो रेगुलेशंस है उसके अधीन भी जो भी इक्विपमेंट आएगा, मशीनरी आएगा, मटेरियल्स आएगा, अप्लायंसेस आएगा, तो उसको अप्रूव करने की जो पावर है वो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस यानी DGMS को मिली हुई है। इस अप्रूवल पॉलिसी में आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल इसमें आपको अप्रूवल प्रोसीजर मिल जाएगा, एक सेकेंड,
इसमें आपको पूरा अप्रूवल जो प्रोसीजर है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको ये फील्ड ट्रायल के लिए क्या प्रोविज़न्स है ये भी मिलेगा, ठीक है। और इसमें ये भी मिलेगा कि आप अप्रूवल जो है मिल जाने के बाद रिन्यूअल का क्या प्रोसेस है, ठीक है। अगर अप्रूवल को विथड्रॉ करना है तो उसका क्या प्रोसेस है, ठीक है। वेरियस एप्लीकेशंस फॉर्म आपको मिल जाएंगे इस पीडीएफ में, ठीक है, कि अगर आपको अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है टू डीजीएमएस तो उसका एक परफॉर्मा होता है, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जो रिक्वायर ये आप डेटा है वो आपको सबमिट करना पड़ता है टू द डीजीएमएस। तो वो सारा चीज़ आपको इस पूरा पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल ये है कि फ्रॉम वेयर, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड, ठीक है, फ्रॉम वेयर एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड। तो यहाँ पे इसका जवाब ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल इन द पब्लिक पोर्टल एंड कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द डीजीएमएस वेबसाइट। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो अप्रूवल के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, जिसे मैन्युफैक्चरर भेजेगा सर्टन डेटाज उसमें फीड करके, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म्स होंगे वो कहाँ पे मिलेगा। तो देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो उसी पीडीएफ में मिलेगा, यानी वो अप्रूवल पॉलिसी में ही मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये रहा अप्रूवल पॉलिसी, और इसमें आपको आप स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको नीचे पीडीएफ ही है, यहाँ पे आपको कई सारे फॉर्म्स दिखाई देंगे, और स्क्रॉल करते करते आपको देखिए ये फॉर्म मिल जाएगा जिसका नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट मटेरियल्स अप्लायंसेस फॉर द यूज़ ऑफ माइंस, फॉर द यूज़ इन माइंस, ठीक है। तो ये है ये आपका फॉर्म, जहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट है। एप्लीकेशन फॉर द अप्रूवल ऑफ जो प्रोडक्ट नाम है, जो मॉडल है वो वहाँ पे लिखना पड़ता है। मैन्युफैक्चर्ड बाई जो कंपनी का नाम है, कहाँ पे यूज करना है, कोल में, मेटल में, ऑयल माइंस में, ये आपको फीड करना पड़ेगा। कंपनी की डिटेल्स है पार्ट ए में, ठीक है। एप्लीकेंट का नाम और उसका डेजिग्नेशन, कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स या ईमेल। इसके अलावा अगर आप नीचे और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे इंडियन एजेंट जो है अगर है, ठीक है, तो उस केस में उसका डिटेल, ठीक है, फुल नेम, यहाँ पे कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर वगैरह, ठीक है। डिटेल्स यहाँ पे और भी जाना है, यहाँ पे मांगा गया है कि सीईओ, ओनर या प्रोप्राइटर है, मैन्युफैक्चरिंग फॉरेन फर्म्स, ठीक है, जो फॉरेन फर्म है उसका जो सीईओ होगा या फिर ओनर होगा, ठीक है, तो वो सब का भी डिटेल डालना है। इसके अलावा सेकेंड पार्ट में यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो बिज़नेस है, ठीक है, उसका इस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है, किस टाइप की कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, पीएसयू है, पार्टनरशिप है, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंसर्न है, उसके बारे में डिटेल्स, एड्रेस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिटेल्स ऑफ मशीनरी, ठीक है, उसको जो मशीनरी अप्रूव करना उसका अटैचमेंट, ठीक है। उसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और कई सारी चीज़ें, रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, अलॉटेड बाय स्टेट एंड डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़, उसका सर्टिफिकेट भी डालना है। एंड और स्क्रॉल करते अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें फिर मांगा गया है, जैसे कि नेम ऑफ इक्विपमेंट मटेरियल या फिर अप्लायंसेस, ठीक है, एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी, एक्चुअल प्रोडक्शन अगर है तो प्राइस क्या होगा प्रोडक्ट का, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज़ के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। पार्ट 3 में लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट फॉर क्वालिटी कंट्रोल है या फिर टेस्टिंग है। तो ये सब जो फॉर्म है ना ये आपको उसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया ये फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है कि वेदर, ठीक है, वेदर द एप्लीकेंट कैन डायरेक्टली फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो इसका जवाब है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एप्लीकेंट है ना उसको रजिस्टर करना पड़ेगा अपनी कंपनी को, ठीक है। जैसे कि जो एप्लीकेंट है उसका कंपनी होगा, ठीक है, अप्रूवल कराना है उसको कोई आइटम तो उसकी कंपनी होगी ना, तो सबसे पहले उसकी कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ेगा, कहाँ पे, डीजीएमएस के वेबसाइट में, और फिर वो फिल कर सकता है और सबमिट कर सकता है एप्लीकेशन को, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल जान लेते हैं कि अगला सवाल क्या है।
अगला सवाल ये है कि वेदर एप्लीकेंट हैज़ टू रजिस्टर एवरी टाइम फॉर डिफरेंट इक्विपमेंट अपरेटस, क्या जो एप्लीकेंट है उसको हर बार अलग अलग इक्विपमेंट या अपरेटस के लिए हर बार रजिस्टर करना होगा क्या? तो इसका जवाब है नहीं, सिर्फ एक टाइम रजिस्टर काफ़ी होगा फॉर एन एप्लीकेंट, एक एप्लीकेंट के लिए एक टाइम रजिस्ट्रेशन काफ़ी होगा। ठीक है, जैसे कि एक कंपनी है, एक एप्लीकेंट है, तो अगर वो डिफरेंट प्रोडक्ट भी बना रही है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार आपको उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा डीजीएमएस की वेबसाइट में। उसके बाद आप अलग अलग इक्विपमेंट के अप्रूवल के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं, बार बार रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ द एप्लीकेंट कैन रजिस्टर इन द वेबसाइट ऑफ DGMS www.dgms.gov.in, यानी जो एप्लीकेंट है वो DGMS की वेबसाइट में कैसे रजिस्टर कर सकता है। तो सबसे पहले जो एप्लीकेंट है उसको क्लिक करना कहाँ पे होगा? अप्रूवल टैब में। ठीक है, DGMS की वेबसाइट में, फिर आपको अप्रूवल में क्लिक करना है। ठीक है, एंड देन क्लिक एक्सटर्नल लॉगिन। ठीक है, एक्सटर्नल लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है और फिर एप्लीकेंट को रजिस्टर करना है DGMS के ऑनलाइन पोर्टल पे। कैसे करते हैं चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये रहा DGMS का वेबसाइट, और यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो अप्रूवल टैब है ना, इस पर क्लिक करना है। अप्रूवल टैब करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक्सटर्नल लॉगिन, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। ठीक है, ओके करते हैं यहाँ पे। जैसे ही आप यहाँ पे एक्सटर्नल लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह का एक वेब पेज खुला मिलता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेंट लॉगिन, यानी आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो उसका लॉगिन और पासवर्ड कैप्चा कोड डालना पड़ेगा। ठीक है, आप नए हैं तो यहाँ पे अब दिखाई दे रहा होगा एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन। तो नए अगर आप यूज़र हैं तो आप एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वैसे आपका यहाँ पे कंपनी का नाम, कंपनी का प्रकार, ठीक है, उसके बाद एप्लीकेंट का नाम, डेजिग्नेशन, एप्लीकेंट का आवेदक है यानी जो डेजिग्नेशन वो, ईमेल, फ़ोन नंबर, फैक्स, स्टेट, सिटी, पिन कोड, मतलब पूरा जो एड्रेस है वगैरह ये डालना पड़ेगा। अगर इंडियन एजेंट है तो इंडियन एजेंट के बारे में भी डालना होगा, फैक्ट्री के बारे में नाम है, फैक्ट्री का एड्रेस है। ठीक है, सर्टिफिकेट है। ठीक है, जो सर्टिफिकेट होते हैं रिलेवेंट सर्टिफिकेट जो स्टेट या डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री से मिले हुए हैं उसको भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। आधार कार्ड, लेटर हेड, कई सारी चीज़ों यहाँ पे आपको अपलोड भी करना पड़ेगा और डिटेल्स भी डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा होल प्रोसेस कि कैसे आप DGMS के वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल ये है कि वेदर, ठीक है, वेदर सॉफ्ट कॉपी ऑफ नेसेसरी इंक्लोजर इज़ ओनली टू बी सबमिटेड, क्या सॉफ्ट कॉपी का ही सिर्फ ज़रूरत पड़ेगा अगर जब हम लोग एप्लीकेशन सबमिट कर रहे तब? तो यहाँ पे बोला गया है कि द हार्ड कॉपी ऑल्सो टू बी सबमिटेड इन एडिशन टू ऑनलाइन सबमिशन ऑफ सॉफ्ट कॉपी, यानी सॉफ्ट कॉपी तो आप भेज ही रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, इसके अलावा आपको हार्ड कॉपी, ठीक है, हार्ड कॉपी भेजना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपको सर्टिफिकेट मिले हुए हैं पहले से ही स्टेट या फिर डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज से, कंपनी का जो भी पूरा जो डॉक्यूमेंट होता है जो कि नेसेसरी है फॉर अप्लाइंग फॉर अप्रूवल, तो वो सारा चीज़ का हार्ड कॉपी भी आपको भेजना पड़ेगा DGMS को। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि वेदर इन केस ऑफ रिन्यूअल ऑल्सो द एप्लीकेंट हैज़ टू अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, कि रिन्यूअल के दौरान क्या एप्लीकेंट को ऑनलाइन अप्लाई करना होता है? तो बोला गया है यहाँ पे आंसर में यस, फर्दर डिटेल्स ऑफ डिफरेंट टाइमलाइंस फॉर सबमिशन आर स्पेसिफाइड इन द अप्रूवल पॉलिसी, यानी जो रिन्यूअल करने का जो टाइम है, ठीक है, जो एप्लीकेंट का वो बताया गया है, तो एक फिक्स टाइम के लिए अप्रूवल मिलता है। उस जब भी वो टाइम कंप्लीट हो जाता है तो जो एप्लीकेंट है उसको फर्दर अप्लाई करना पड़ता है फॉर द रिन्यूअल ऑफ क्या परमिशन। ठीक है, तो वो जो अप्रूवल है रिन्यूअल का, ठीक है, उसको आपको ऑनलाइन अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है 7, क्वेश्चन नंबर 8 तो इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल है जो कि इम्पोर्टेंट है या फिर आपको जानने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो इक्विपमेंट है, ठीक है, अप्रूवल के लिए जो हमको इक्विपमेंट अप्लाई करना है तो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, तो उसको कैसे करना है, यानी कोई इक्विपमेंट है उसको अप्रूव कराना है तो उसको ऑनलाइन माध्यम के लिए हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन, तो इसके लिए बोला गया कि आप वेबसाइट पे जाएं, DGMS की वेबसाइट में लॉगिन करें।
कहाँ पे? एक्सटर्नल लॉगिन पे। मैं बताया था ना कि यहाँ पे अप्रूवल में जाना है डीजीएमएस की वेबसाइट में, फिर एक्सटर्नल लॉगिन करना है। एक्सटर्नल लॉगिन में अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो फिर लॉगिन पासवर्ड डालें, कैप्चा कोड डालें, लॉगिन कर लें। नहीं है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें और रजिस्टर कर लें कंपनी को। ठीक है, तो लॉगिन करके क्या करना है कि एक पेज खुलेगा, ठीक है, जहाँ पे न्यू एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा ऑप्शन। तो उस एप्लीकेशन को फिल करें, जो डिटेल्स रिक्वायर वहाँ पे है उसको सबमिट करें और आपका काम हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास कोई लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है नहीं डीजीएमएस का, ठीक है, तो मैं आपको वो नहीं दिखा सकता। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, सॉरी 10 की तरफ। Whether DGMS approvals are required for the use of equipment in metal mines और ऑयल फील्ड्स, यानी मेटल माइंस और ऑयल फील्ड्स के लिए क्या डीजीएमएस का अप्रूवल ज़रूरी है फॉर इक्विपमेंट? तो यहाँ पे बोला गया है कुछ भी नहीं। मतलब आंसर में आप देख सकते हैं कि वेदर डीजीएमएस अप्रूवल आर रिक्वायर्ड फॉर द यूज ऑफ इक्विपमेंट इन मेटल माइंस और ऑयल फील्ड लिखा गया है। ये आंसर होगा क्या? यस। ठीक है, तो डीजीएमएस का अप्रूवल हाँ ज़रूरी है। आप मेटल माइंस में ही क्यों करना काम कर रहे हो इक्विपमेंट का, या फिर ऑयल फील्ड्स में ही क्यों ना आप यूज कर रहे हो इक्विपमेंट का, और इक्विपमेंट का ज़रूरत अगर है मेटल माइंस में एंड ऑयल फील्ड्स में तो उसका अप्रूवल रिक्वायर है, ठीक है, फ्रॉम द डीजीएमएस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फॉर ओपन कास्ट कोल माइंस डीजीएमएस अप्रूवल्स आर रिक्वायर्ड। क्या ओपन कास्ट कोल माइंस के लिए डीजीएमएस की अनुमति, डीजीएमएस अप्रूवल फॉर इक्विपमेंट, ठीक है, अप्लायंसेस, क्या जरूरी है? तो यहाँ पे आंसर मिला है नो डीजीएमएस अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फॉर द यूज इन ओपन कास्ट कोल माइंस। यहाँ पे बोला गया है कि ओपन कास्ट में अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बात करें तो उसके लिए डीजीएमएस की अनुमति जरूरी नहीं है। बाकी इक्विपमेंट के लिए हो सकता है डीजीएमएस का अप्रूवल मिले, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बात करते हैं इन ओपन कास्ट कोल माइन, ठीक है, यहाँ पे ओपन कास्ट कोल माइन शब्द यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ओपन कास्ट कोल माइन। तो ओपन कास्ट कोल माइन में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए डीजीएमएस की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाउ टू गेट डीजीएमएस अप्रूवल। तो डीजीएमएस का अप्रूवल कैसे पाएं? तो इसके लिए आपको डीजीएमएस का अप्रूवल पॉलिसी पढ़ना होगा, जिसको डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। तो आप पूरा जो डीजीएमएस का अप्रूवल पॉलिसी है उसको आप थॉरली पढ़ें, आपको पूरी तरह जानकारी मिल जाएगी, क्या प्रोसेस है, क्या फील्ड ट्रायल होता है, फील्ड ट्रायल के बाद कुछ इंस्पेक्शन होता है, तो कई सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको आपको जानना चाहिए। नटशेल में मैं आपको एक सीक्वेंस बताता हूँ जिससे आपको रफली आइडिया पड़ जाएगा कि कैसे डीजीएमएस का अप्रूवल मिलता है। देखिए, अगर आपको अप्रूवल चाहिए, ठीक है, अप्रूवल किसका चाहिए? फॉर इक्विपमेंट, ठीक है, एंड मटेरियल्स, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एप्लीकेशन तो आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है तो उसके बाद क्या होगी? टेस्टिंग होगी, ठीक है, प्रोटोटाइप का, ठीक है, कि ये जो मशीनरी है, इक्विपमेंट है, अपरेटस है, ठीक है, उसमें जो डीजीएमएस के जो प्रोटोकॉल हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो टेस्टिंग करानी पड़ेगी, ठीक है। टेस्टिंग जैसे ही कराते हैं उसके बाद जो एप्लीकेशन है उसका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि फॉर्मेट जो है एप्लीकेशन का वो सही से भरा गया है कि नहीं भरा गया है, कंपनी रियली में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे थॉरली एग्जामिन किया जाता है। उसके बाद ये सब हो जाता है तो उसके बाद फील्ड ट्रायल के लिए अप्रूवल मिलता है, ठीक है, कि किसी माइंस में जाके आप उस प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करके देखिए रिजल्ट क्या आता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये फील्ड ट्रायल कंडक्ट कराया जाता है, अप्रूव कराया जाता है। उसके बाद फील्ड ट्रायल जो कंडक्ट हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, समीक्षा की जाती है, ठीक है। ये जो फील्ड ट्रायल कंप्लीट हो जाता है तो मॉनिटरिंग उसकी की, उसके बाद क्या होता है कि जो फील्ड ट्रायल के रिजल्ट हैं उसको रिपोर्ट किया जाता है, ठीक है, रिपोर्ट किया जाता है, मतलब जो फॉर्मेट है, ठीक है, जो परफॉर्मा है उसमें आपको रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि फील्ड ट्रायल के रिजल्ट क्या है, उसको भी सबमिट करना पड़ता है, डीजीएमएस को दिखाना पड़ता है। उसके अलावा इसके बाद क्या होता है कि आपको अप्रूवल मिल जाता है, अगर सब कुछ सही रहा तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। अप्रूवल मिलने के बाद क्या होता है कि डीजीएमएस उसमें अप्रूवल नंबर देगी या अप्रूवल मार्क देगी, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो आप प्रोडक्ट है वो डीजीएमएस अप्रूव्ड है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि उसमें लिखा होगा डीजीएमएस SA-9/2012, ठीक है।
तो इस तरह से जो एक यूनिक नंबर है वो आपको डीजीएमएस के थ्रू प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद डीजीएमएस का जो अप्रूवल मिला है उसका रिन्यूअल भी होता है, क्योंकि अप्रूवल एक स्पेसिफाइड टाइम तक होता है। ठीक है, उसके बियॉन्ड अगर आपको यूज कराना है इन अंडरग्राउंड माइंस, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है, लाइफ टाइम के लिए तो अप्रूवल नहीं मिलता है ना, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए आपको अप्रूवल मिलता है। तो उसके बियॉन्ड अगर आपको उसको कंटिन्यू करना है तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल का रिन्यूअल कराना पड़ेगा। ठीक है, अप्रूवल रिन्यूअल कराते तो आपका काम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कई सारे और भी चीज़ें हैं तो प्रोसेस में नहीं आते, जैसे कि रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड का भी हो जाता है, तो उस केस में एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं, रिवीजन कराना पड़ता है जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से। अगर अप्रूवल निकालना पड़े, मतलब अप्रूवल हटाना पड़ जाता है कभी डीजीएमएस को, तो वो कैसे कर सकती है वो भी है, या उसमें अमेंडमेंट करना है तो डीजीएमएस कैसे कर सकती है, उसका भी एक प्रोसीजर है। तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये जान लीजिए कि जो अप्रूवल पॉलिसी उस पर बेसिक क्या होता है। तो सबसे पहले तो आवेदक को अप्लाई करना होगा। ठीक है, अप्लाई करने के बाद टेस्टिंग होगी, उसके बाद जो आवेदक है उसका जांच होगा कि जो सही फॉर्मेट में फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है, जो कंपनी है वो रियली में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। फील्ड ट्रायल के अप्रूवल के लिए भेज दिया जाएगा, फिर फील्ड ट्रायल की मॉनिटरिंग होगी, फील्ड ट्रायल का रिजल्ट रिपोर्ट किया जाएगा, फिर अप्रूवल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद डीजीएमएस उसमें मार्क करेगी, अप्रूवल नंबर देगी, और अगर अप्रूवल एक्सपायर कर जाता है तो रिन्यूअल भी करना पड़ेगा। तो ये हुआ होल प्रोसेस ऑफ अप्रूवल पॉलिसी। ठीक है, किसी इक्विपमेंट या फिर अप्लायंसेस का, मशीनरी का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है वेदर फील्ड ट्रायल इज़ मैंडेटरी, क्या फील्ड ट्रायल ज़रूरी है? तो इसका जवाब है यस। ठीक है, डीजीएमएस अप्रूवल आर अकॉर्डेड टू एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बेस्ड ऑन फील्ड ट्रायल परफॉर्मेंस ऑफ द इक्विपमेंट, हैंस फील्ड ट्रायल इज मैंडेटरी, यानी फील्ड ट्रायल जो है वो कंपलसरी है, वो आपको कराना ही पड़ेगा। अगला सवाल है कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फील्ड ट्रायल परमिशन, फील्ड ट्रायल परमिशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है? तो कई सारी डिटेल की आवश्यकता होती है, जैसे कि फैक्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, इंडियन एजेंट जो है उसका ऑथराइजेशन, टेस्ट का सर्टिफिकेट, ठीक है, एनओसी, ठीक है, वे सब जरूरी होता है अगर आपको फील्ड ट्रायल का परमिशन चाहिए तो। चलिए अगला सवाल ये है कि क्या BIS सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है अप्रूवल के लिए? तो यहाँ पे बोला गया है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर के लिए BIS सर्टिफिकेशन कंपलसरी है। ठीक है, अगर सर्टिफिकेशन जो है वो अंडर प्रोसेस है तो फील्ड ट्रायल जो है वो उसकी जो इशू है, ठीक है, वो फैक्ट्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट के आधार पर भी फील्ड ट्रायल की इशू किया जा सकता है, फील्ड ट्रायल को अनुमति दी जा सकती है। लेकिन रेगुलर अप्रूवल जो है वो तभी दी जाएगी जब वैलिड, ठीक है, वैलिड BIS लाइसेंस जब सबमिट किया जाएगा इंडियन मैन्युफैक्चरर के द्वारा, तभी ये रेगुलर अप्रूवल प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि हु शुड बी द इंडियन एजेंट इन केस ऑफ फॉरेन मैन्युफैक्चरर। फॉरेन मैन्युफैक्चरर विदेशी मैन्युफैक्चरर है, जैसे कि ड्रैगर आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो इस तरह की जो कंपनीज़ हैं तो उनके लिए जो इंडियन एजेंट है वो कौन होगा? तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया अप्रूवल पॉलिसी में, आप उसे चेक कर सकते हैं अप्रूवल पॉलिसी को। ठीक है, आपको उसका PDF मैं ऐप में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अगला सवाल ये है कि हु विल फिक्स द माइन फॉर फील्ड ट्रायल एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया। ठीक है, तो बोला गया है कि फील्ड ट्रायल के लिए कौन सा खदान में फील्ड ट्रायल कराना है, ये कौन चुनेगा और क्राइटेरिया क्या होगी। तो इसमें इसके बारे में जो आंसर यहाँ पे मिला है वो ये है कि जो आवेदक है ना वही माइन फिक्स करेगा। अंडरग्राउंड कोल माइंस की मैं बात कर रहा हूँ फॉर फील्ड ट्रायल। चलिए अगला सवाल है वेदर ड्यूरिंग रिन्यूअल BIS लाइसेंस इज मैंडेटरी, क्या रिन्यूअल के दौरान BIS का लाइसेंस जरूरी है? तो यहाँ पे बोला गया है कि जो रिन्यूअल होगा ना वो तभी इशू होगा जब वैलिड BIS लाइसेंस जो है वो सबमिट किया जाएगा तब, यानी रिन्यूअल के लिए BIS लाइसेंस जरूरी है। अगला सवाल है कि फील्ड ट्रायल के लिए जो अवधि है, वैलिडिटी है, वो कितनी समय की होगी? तो देखिए यहाँ पे आमतौर पे जो फील्ड ट्रायल की जो अवधि होती है वो फील्ड ट्रायल के इशू होने के डेट से जो परमिशन मिलती है ना फील्ड ट्रायल का, तो उस डेट का जो परमिशन है उससे लेकर 1 साल तक इसकी अवधि होती है, वैलिडिटी होती है। लेकिन कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है,
जहाँ पर वैलिडिटी को एक्सटेंड भी किया जा सकता है अगर जो डिले करने का जो कारण है वो अगर जेन्युइन पाया जाता है तो इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। लेकिन जनरली जो फील्ड ट्रायल की जो अवधि होती है वो सिर्फ 1 साल होती है। ठीक है, अगला सवाल है कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रिन्यूअल ऑफ फॉरेन इक्विपमेंट। कोई फॉरेन इक्विपमेंट है उसका रिन्यूअल करना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर किए जाएंगे, क्या क्या चाहिए होंगे। तो अगर रिन्यूअल करना है फॉरेन इक्विपमेंट को तो उसके लिए एक वैलिड QAR या फिर वैलिड QAN, ठीक है, मैन्युफैक्चरर का वो चाहिए होगा। अब ये QAR एंड QAN है क्या? देखिए QAR का मतलब होता है क्वालिटी असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है, ये क्वालिटी असेसमेंट रिपोर्ट है, और QAN है क्वालिटी असेसमेंट नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन। तो अगर फॉरेन इक्विपमेंट का रिन्यूअल करना है तो QAR या फिर QAN जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदर फील्ड ट्रायल परमिशन अप्रूवल एंड रिन्यूअल आर इशूड ऑनलाइन। क्या फील्ड ट्रायल का परमिशन, अप्रूवल और रिन्यूअल का जो प्रोसेस है, ठीक है, क्या ये सब ऑनलाइन होता है? तो यहाँ पे बोला गया है कि यस, ऑल फील्ड ट्रायल परमिशन अप्रूवल एंड रिन्यूअल आर इशूड ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन तो इशू किया जाता है एंड आर सेंड टू एप्लीकेंट थ्रू रजिस्टर मेल। यानी जो भी फील्ड ट्रायल का परमिशन होगा, अप्रूवल होगा, रिन्यूअल का जो इशू होने का अगर बात आती है तो उसको ऑनलाइन ही किया जाएगा, और इसके बारे में जो भी डिटेल्स है वो किसको भेज दिया जाएगा? जो आवेदक उसको भेज दिया जाएगा रजिस्टर मेल के पास। ठीक है, यानी जो परमिशन अगर मिल जाती है किसी एप्लीकेंट को तो परमिशन भेज दिया जाएगा उसके मेल पे, अप्रूवल मिल जाती है तो अप्रूवल उसको मेल पे भेज दिया जाएगा, रिन्यूअल भी उसके मेल पे भेज दिया जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। वेदर ऑल मैकेनिकल मशीनरी डिप्लॉयड इन माइंस रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम DGMS। क्या माइंस में नियुक्त किए गए, तैनात किए गए सभी मैकेनिकल मशीनरी का अप्रूवल जरूरी है DGMS से? तो बोला गया है यहाँ पे नहीं, सिर्फ वही इक्विपमेंट, मटेरियल या अप्लायंसेस और मशीनरी जिसके बारे में कहाँ पे वर्णन है अप्रूवल पॉलिसी, उनका ही चीफ इंस्पेक्टर से अप्रूवल चाहिए। ठीक है, पूर्व अनुमति चाहिए चीफ इंस्पेक्टर से। उसके अलावा कोई भी अलग से कोई इक्विपमेंट है तो जरूरी नहीं है उसका अप्रूवल लेना। तो अब यहाँ पे ये जानने वाली बात है कि आखिरकार वो कौन से इक्विपमेंट है, मटेरियल्स है, अप्लायंसेस है एंड मशीनरी है जिनका मेंशन अप्रूवल पॉलिसी में किया गया है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सब इक्विपमेंट, मटेरियल्स वैसे हैं जिनका अप्रूवल स्पेशल ऑर्डर के थ्रू रिक्वायर किया जाता है। तो यहाँ पे मोटी बात यहाँ पे ये बताई गई कि सभी इक्विपमेंट, मशीनरी, ऑपरेटर्स, अप्लायंसेस या फिर अन्य मटेरियल जिनका अप्रूवल स्पेशल ऑर्डर के माध्यम से लिया जाता है उसको ब्रॉडली कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो कैटेगरीज ये हैं यहाँ से लेके यहाँ तक: एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट और डिवाइसेस, रेस्क्यू उपकरण, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड केबल्स, PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट फॉर कैरिंग आउट माइनिंग ऑपरेशन, एक्सप्लोसिव एंड नेसेसरी, सेफ्टी मटेरियल्स for the use in underground mines, supports and accessory for roof or site supporting in mines, dust separation and prevention system in mines or prevention system in mines, all types of light to be used in underground mines, hazardous areas in oil and gas mines, and other specific equipment, materials and appliances which the directorate may consider necessary। यानी अन्य कोई इक्विपमेंट, मटेरियल्स या अप्लायंसेज जिसे डायरेक्टर जनरल जो है वो सही समझते हैं उनका भी अप्रूवल यहाँ पे रिक्वायर किया जा सकता है। तो ये तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया। इसके अधीन कई सारे आइटम्स आते हैं जिनका अप्रूवल DGMS के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो कुछ इक्विपमेंट, अप्लायंसेस के नाम मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे इक्विपमेंट, मटेरियल्स, अप्लायंसेस है, जैसे कि टब कपलिंग्स है, कैप लैम्प बल्ब्स हो गए, प्रोटेक्टिव फुटवेयर हो गया, हेलमेट हो गया, फायर रेजिस्टेंट प्रैक्टिसेस हो गया इंक्लूडिंग प्लास्टिक सीटिंग एंड वेंटिलेशन डक्टिंग, इंडस्ट्रियल सेफ्टी बेल्ट्स हुआ, हार्नेस हुआ, हाइड्रोलिक प्रॉप्स, फ्रिक्शन प्रॉप्स, प्रॉप सेटिंग डिवाइसेस, लिंक बार, पाइपलाइंस एंड फिटिंग्स। ठीक है, सेफ्टी गॉगल्स, ठीक है, ये भी, ईयर प्लग्स, रिफ्लेक्टिंग और हाई विजिबिलिटी हार्नेस, फायर फाइटिंग एंड फायर सेपरेशन सिस्टम इंक्लूडिंग ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम। ठीक है, ये सब जरूरी। इसके अलावा स्टील सपोर्ट, नॉइज, डोजीमीटर, डस्ट मास्क, डस्ट रिस्पिरेटर, मतलब कई सारे आइटम्स है
जिनका अप्रूवल डीजीएमएस के थ्रू ज़रूरी है। तो ये सब हो गए आइटम्स जिनका जो अप्रूवल है स्पेशल जनरल ऑर्डर के थ्रू ज़रूरी है। ठीक है, ये जनरल ऑर्डर के थ्रू ये ज़रूरी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कई सारे और इक्विपमेंट हैं जिनका स्पेशल ऑर्डर के माध्यम से अप्रूवल रिक्वायर किया जाता है, जैसे कि स्मोक हेलमेट हो गया, ठीक है, रिवाइविंग एपरेटस, सेल्फ रेस्क्यूअर, इलेक्ट्रिक लाइटिंग एपरेटस फॉर द यूज इन अंडरग्राउंड कोल माइंस, या फिर जोन 1 जोन 2 हजार्डियस एरियाज ऑफ ऑयल माइंस। ठीक है, जोन 1 जोन 2 जो है ना वो ऑयल माइंस के हजार्डियस एरिया को क्लासीफाई किया है, तो उसके वहाँ पे उसके लिए जो इलेक्ट्रिकल लाइटिंग इस्तेमाल होता है ना, उसका जो परमिशन है, उसका जो अप्रूवल है उस लाइटिंग का, उसको चाहिए किससे अप्रूवल, डीजीएमएस से। ठीक है, इसके अलावा टेलीमॉनिटरिंग ये जो है ना वो स्पेशल ऑर्डर के अधीन आता है, इसका अप्रूवल। लोकल मीथेन डिटेक्टर LMD, ठीक है, कोल डस्ट एक्सप्लोसिबिलिटी मीटर, ठीक है, ये भी स्पेशल ऑर्डर के अधीन आता है जिसका अप्रूवल चाहिए डीजीएमएस से। इसके अलावा आप देख सकते हैं वाइंडिंग रोप हुआ, बैलेंस रोप हुआ, हॉलेज रोप फॉर मैन राइडिंग, अंडरग्राउंड लोकोमोटिव, इंटरनल कंबशन इंजन, फ्लेम प्रूफ एंड इंटरसिकली सेफ इक्विपमेंट, या फिर इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फॉर यूज इन अंडरग्राउंड कोल माइन और हजार्डस एरिया जोन 1 और जोन 2 ऑफ ऑयल माइंस। ठीक है, तो इन सब का भी अप्रूवल चाहिए फ्रॉम डीजीएमएस। इसके अलावा ऑक्सीमीटर, मल्टी गैस डिटेक्टर, पोर्टेबल मीथेनोमीटर, इंफ्रारेड टाइप, एक्सप्लोडर हो गया, पावर सपोर्ट एंड इट्स कंपोनेंट, मैन राइडिंग सिस्टम, ये सभी के सभी का जो अप्रूवल है वो फ्रॉम डीजीएमएस चाहिए। ठीक है, फ्लेम सेफ्टी लैम्प, कैप लैम्प हो गया, परमिटेड एक्सप्लोसिव हो गया, डिटोनेटर, डिटोनेटिंग फ्यूज, CO डिटेक्टर, S2S डिटेक्टर, CO2 डिटेक्टर, ये सभी के सभी जो है ना उनका परमिशन फ्रॉम डीजीएमएस चाहिए। तो ये हो गया कुछ इक्विपमेंट, मटेरियल्स एंड अप्लायंसेस जिसका अप्रूवल डीजीएमएस से चाहिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। क्वेश्चन नंबर 26 बोला गया है कि वंस अप्रूवल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डीजीएमएस फॉर मैकेनिकल इक्विपमेंट और मशीनरी, इज इट नेसेसरी टू ऑब्टेन सेपरेट परमिशन फॉर इट्स यूज इन माइंस। यानी अगर एक बार मान के चलो कि डीजीएमएस से किसी मैकेनिकल इक्विपमेंट या मशीनरी का अप्रूवल मिल चुका है, अब क्या इसको खदान में, माइंस में यूज करने के लिए अलग से परमिशन लेना पड़ेगा क्या? तो इसका जवाब है हाँ। ठीक है, सेपरेट परमिशन यूज करने के लिए ऑफ सच इक्विपमेंट और मशीनरी रिक्वायर है। ठीक है, अंडर रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशन। ठीक है, तो ये सब जरूरी है। इसके अलावा जैसे कि आपको बताया कि लोकोमोटिव का, लोकोमोटिव को बताया कि डीजीएमएस के द्वारा अप्रूव्ड होता है, लेकिन इसको अंडरग्राउंड माइंस में यूज करने के लिए आपको सेपरेट परमिशन चाहिए होगा फ्रॉम डीजीएमएस। ठीक है, ये इस तरह का आपको परमिशन, सेपरेट परमिशन चाहिए रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नॉट इम्पॉर्टेंट, 28 नॉट इम्पॉर्टेंट एंड 29 इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा इसको कवर कर लेते हैं हम लोग। इसमें यह पूछा गया है कि इस ग्रांट ऑफ अप्रूवल इज ऑटोमेटिक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फील्ड ट्रायल पीरियड, यानी अगर फील्ड ट्रायल जो पीरियड है वो कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट होने के बाद क्या जो अप्रूवल का जो ग्रांट है वो ऑटोमेटिक हो जाता है क्या? तो यहाँ पे बोला गया है कि नहीं, ऑल कंडीशंस गिवन इन द फील्ड ट्रायल अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू बी कंपाइल्ड एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन नीड टू बी सबमिटेड फॉर अप्रूवल along with required documents 3 months prior to the expiry of validity of the field trial approval. This 3-month period is applicable for all kind of renewal or extension. कहने का क्या मतलब है कि जैसे ही आपको फील्ड ट्रायल मिल चुका है ना, फील्ड ट्रायल कंप्लीट हो गया है, तो आपको ऑटोमेटिक ग्रांट नहीं होगा अप्रूवल का। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी कंडीशंस गिवन है फील्ड ट्रायल के लिए उस सारा को आपको कंपाइल करना पड़ेगा और ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फिर से सबमिट करना पड़ेगा फॉर अप्रूवल। ठीक है, उसके साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सब भी भेजने होंगे। ये कब भेजना है? ठीक है, कम से कम 3 महीने पहले तो आपको भेजना ही पड़ेगा। ठीक है, जब आपका वैलिडिटी है ना फील्ड ट्रायल का, 1 साल का होता है ना वैलिडिटी जनरली फील्ड ट्रायल का। ठीक है, तो फील्ड ट्रायल का जो वैलिडिटी है, ठीक है, फील्ड ट्रायल अप्रूवल का जो एक्सपायरी का जो वैलिडिटी है ना, उससे कम से कम 3 महीने पहले इसको भेजना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो 3 महीने है ना, वो चाहे आप रिन्यूअल करा रहे हो चाहे एक्सटेंशन करा रहे हो, वो आपको कम से कम 3 महीने पहले तो भेजना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30
चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द रोल एंड फंक्शन ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ कैडर इन DGMS? ऑक्यूपेशनल हेल्थ कैडर DGMS में जो है उसका रोल एंड फंक्शन क्या है? तो देखिए, ऑक्यूपेशनल हेल्थ कैडर, जिसको पहले हम लोग इंडस्ट्रियल हाइजीन कैडर भी कहा जाता था, ठीक है, वो कंस्टिट्यूट किया गया था एज अ मेडिकल इंस्पेक्टोरेट इन 1949, ठीक है। यानी इंडस्ट्रियल हाइजीन कैडर जिसको बोला जाता था, वो एज अ मेडिकल इंस्पेक्टोरेट के रूप में उसको क्या कंस्टिट्यूट किया गया था 1942 में, ताकि जो हेल्थ वेलफेयर प्रोविजंस है माइंस एक्ट और माइंस रूल के अधीन, उसको अच्छे से वो देख रेख कर सके, एडमिनिस्टर कर सके, ठीक है। जो ऑफिसर होता है, ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ कैडर का, उनका काम यही होता है DGMS में कि जो भी प्रोविजंस हैं माइंस एक्ट के रिलेटेड, हेल्थ, फर्स्ट एड, सैनिटेशन, ठीक है, वेलफेयर माइंस में, ठीक है, वो अच्छे से वो इन्फोर्स कर सके, जो भी प्रावधान है माइंस एक्ट एंड माइंस रूल के रिगार्डिंग, जो स्वास्थ्य है, फर्स्ट एड है, सफाई है, ठीक है, कल्याण है माइंस में, वो सबका, ठीक है। ओवरसीइंग द मेडिकल सर्विलेंस एक्सरसाइज बाय द माइंस मैनेजमेंट एक्टिंग एज अ सेक्रेटरी कन्वेनर ऑफ वेरियस मेडिकल बोर्ड्स अंडर द स्टैट्यूट। तो इसके अलावा कई और भी फंक्शन है, जैसे कि वेरियस जो मेडिकल बोर्ड है उसका कन्वेनर के रूप में भी काम करते हैं और एज अ सेक्रेटरी के रूप में भी काम कर सकते हैं, ठीक है, मेडिकल इंस्पेक्टर, ठीक है, यहाँ पे इसको बोला जाता था। जैसे कि आपने पढ़ा होगा एप्लेट मेडिकल बोर्ड, उसमें जो कन्वेनर होता है वो DGMS में नियुक्त ही मेडिकल इंस्पेक्टर होता है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे रोल एंड फंक्शन यहाँ पे बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर एप्लेट मेडिकल बोर्ड? तो एप्लेट मेडिकल बोर्ड में अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसीजर है? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने माइंस रूल, ठीक है, माइंस रूल 1955, मैं पेन को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अगर आपने माइंस रूल 1955 पढ़ा है और उसका जो रूल है, रूल नंबर 29J पढ़ा है, 29J पढ़ा है, तो उसमें बताया गया है कि अपील फॉर री एग्जामिनेशन, यानी अगर कोई पर्सन है इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान या पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान अगर कोई अनफिट डिक्लेयर किया जाता है तो वो अपील कर सकता है, ठीक है, अपील कर सकता है। तो जो अपील करेगा एप्लेट मेडिकल बोर्ड के पास, उसकी प्रोसीजर क्या है, तो इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है। यहाँ पे बताया गया है कि इसके रिगार्डिंग सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 7 ऑफ 2015। उसी में बताया गया है कि एप्लेट मेडिकल बोर्ड में किसी पर्सन को अगर अप्लाई करना है फॉर मेडिकल री एग्जामिनेशन, वो कैसे करेगा। तो चलिए उस सर्कुलर को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है 2015 का सर्कुलर नंबर 7, ठीक है, डेटेड 29 ऑफ सितंबर, ठीक है, 2015। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कुलर का नंबर भी है एंड यहाँ पे ईयर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो एप्लीकेशन है फॉर मेडिकल री एग्जामिनेशन बाय एप्लेट मेडिकल बोर्ड, ठीक है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन माइंस रूल 1955 के रूल नंबर 29K का अधीन होता है, यानी एप्लेट मेडिकल बोर्ड का जो गठन है वो 29K का अधीन होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि मेडिकल री एग्जामिनेशन के लिए अपील करने के लिए जो प्रोविजंस है वो कहाँ है, तो 29J में है, ठीक है। तो एनीवेज यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे देखा गया था कि कई बार, ठीक है, जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, आवेदकों के द्वारा, मतलब एप्लीकेंट्स हैं जो अपील करता है, ठीक है, उनके एप्लीकेशंस मेडिकल री एग्जामिनेशन के लिए जो एप्लेट मेडिकल बोर्ड को भेजा जाना था वो नहीं फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, ठीक है, आर नॉट बीइंग फॉरवर्डेड अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन रूल नंबर 29J, ठीक है। जो भी प्रोसीजर था जो कि रूल नंबर 29J में स्पेसिफाई किया गया था उसके अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशंस है उसको फॉरवर्ड नहीं किया जा रहा है एप्लेट मेडिकल बोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो इसी के लिए उन्होंने एक प्रोसीजर यहाँ पे बताया है कि वो प्रोसीजर ये होना चाहिए, ठीक है। वो क्या है आप देख सकते हैं, ए पर्सन हैज़ बीन डिक्लेयर अनफिट, यानी कोई पर्सन एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर अनफिट घोषित किया जाता है, ठीक है, चाहे वो IME में हो चाहे PME में हो, तो वो क्या करेगा कि 30 दिनों के अंदर, 30 दिन कब से, जब उसे आप उसका रिपोर्ट मिला होगा मेडिकल एग्जामिनेशन का, ठीक है, फॉर्म में जो रिपोर्ट मिला होगा ना, उसके 30 दिन के अंदर वो मैनेजर को अपील कर सकता है कि हमको माइंस में काम करने के लिए अनफिट घोषित किया गया है, मैं अपील करना चाहता हूँ टू एप्लेट मेडिकल बोर्ड, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो अपील है वो साइन किया जाएगा अपीलकर्ता के द्वारा। अगर वो इलिटरेट है यानी पढ़ा लिखा नहीं है तो थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा। डेट ऑफ अपील उसमें मेंशन की जाएगी, एप्लेंट का यानी अपीलकर्ता का नाम, ठीक है, उसका कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, ठीक है, वो मेंशन किया जाएगा अपील में। अब क्या है कि 30 दिनों के भीतर, अपील मिलने के 30 दिनों के भीतर जो अपील है ना उसको फॉरवर्ड किया जाएगा बाय द मैनेजर ऑफ द माइन। किसको फॉरवर्ड किया जाएगा? किसको फॉरवर्ड किया जाएगा? टू द कन्वीनर ऑफ एपिलेट मेडिकल बोर्ड, DGMS धनबाद 826001 झारखंड। तो ये एड्रेस है बेसिकली। इस एड्रेस पे यहाँ पे फॉरवर्ड करना है मैनेजर को जो अपील किया गया उसको विदिन 30 डेज ऑफ अपील, ठीक है। उसमें उस अपील में क्या होना चाहिए? उस अपील में खदान का जो नाम है वो होना चाहिए, मैनेजर का नाम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उस माइंस का कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए पिन कोड के साथ, ठीक है, उस लेटर में। उसके बाद यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो मैनेजर है माइंस के वो इंश्योर करेंगे कि जो एप्लीकेशन है ना अपील वाला उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएं, जैसे कि फॉर्म ओ का रिपोर्ट यानी जो मेडिकल रिपोर्ट मिलता है ना IME PME का, ठीक है, वो फॉर्म ओ में मिलता है। तो फॉर्म ओ उसके साथ भेजा जाए जिसमें सिग्नेचर और स्टैम्प हो मैनेजर का, ठीक है। इसके अलावा अपील ऑफ एप्लेंट इन ओरिजिनल यानी जो अपीलकर्ता का जो अपील है उसको फोटोकॉपी फॉर्म में नहीं भेजना है, ओरिजिनल फॉर्म में भेजना है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे वार्निंग्स भी दी गई है कि अगर लेटर बिना पिन कोड के भेजा जाता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि जो आप एप्लीकेशन भेज रहे हैं वो पिन कोड के साथ भेजें, ठीक है। पिन कोड के बिना भेजिएगा तो वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बोला गया है कि एप्लीकेशन मेड नॉट इन अकॉर्डेंस विद द अबव गाइडलाइंस मे बी रिटर्न टू द फॉरवर्डिंग ऑफिशियल और एप्लीकेंट, यानी अगर जो अबव गाइडलाइंस है, ठीक है, अभी जो सर्कुलर में जो मैंने गाइडलाइंस बताया उसके अगर अधीन नहीं है तो उसको रिटर्न कर दिया जाएगा जो भी ऑफिशियल या जो अपील करता है उसको, ठीक है। तो ये है, आप देख सकते हैं ये पूरा प्रोसीजर आप देख सकते हैं। उस समय के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी थे वो श्री राहुल गुहा जी थे, तो उन्हीं के टाइम में ये जो सर्कुलर है वो आया था। फिलहाल आगे बढ़, हमारा अगला सवाल है कि क्वेश्चंस ऑन एज प्रूफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, यानी अगर हम लोग डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, ठीक है, किसके लिए? एज प्रूफ के लिए। तो डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है? तो आप सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है वो भेज सकते हैं, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भेज सकते हैं, मार्कशीट भेज सकते हैं, या फिर इंटरमीडिएट या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट भेज सकते हैं जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, ठीक है। अदर सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट जैसे कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट हुआ, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हुआ, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हुआ, ये सब कंसिडर नहीं किए जाएंगे। यानी आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भेज सकते हैं या सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट भेज सकते हैं, मार्कशीट भी भेज सकते हैं, इंटरमीडिएट भी भेज सकते हैं या हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट भेज सकते हैं जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, ठीक है, वो भेज सकते हैं। इसके अलावा बाकी ट्रांसफ़र, माइग्रेशन या प्रोविजनल सर्टिफिकेट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन अबाउट फादर्स नेम या फिर एप्लीकेशन नेम, ठीक है, यानी जो आवेदक है एप्लीकेंट है, ठीक है, उसका नाम और उसका फादर का नाम में अगर कोई सवाल होता है तो उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना। अभी तो हम लोग ने क्या देखा? एज प्रूफ देखा। अभी अगर सवाल फादर के नेम में आता है या एप्लीकेंट के नेम में आता है तो उसका क्या प्रूफ होना चाहिए, उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो नेम होगा एप्लीकेंट का और उसके पिता का, ठीक है, वो सेम होना चाहिए जो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है या फिर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में है। अगर एप्लीकेशन में या किसी डॉक्यूमेंट में जो सबमिट किया गया एप्लीकेशन के साथ अगर माइनर डिफरेंस होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर माइनर डिफरेंस होता है तो जो एप्लीकेंट नेम है, ठीक है, एप्लीकेंट नेम में माइनर डिफरेंस होता है या फिर फादर के नाम में डिफरेंस होता है, ठीक है, कंपेयर टू जो SSC या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है, अगर दोनों में डिफरेंस आता है और माइनर डिफरेंस आता है तो जो आवेदक है ना उसको सबमिट करना पड़ेगा एक एफिडेविट, ठीक है, इसके लिए जो कि कंप्लेंट अथॉरिटी के द्वारा साइन होना चाहिए विथ सील एंड या फिर उसमें नोटिफाइड भी होना चाहिए गवर्नमेंट गेजेट में, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि यानी अगर आपका नाम अलग है ना जो आप आवेदन कर रहे हैं और आपका जो सर्टिफिकेट है
10th का, या फिर आपके पापा का जो नाम है अभी जो आप एप्लीकेशन में डाल रहे हैं और जो आपका सर्टिफिकेट में जो नाम है, अगर माइनर डिफरेंस है तो उसके लिए आप एफिडेविट कर सकते हैं। एफिडेविट भेज दीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऑन एप्लीकेंट फोटोग्राफ, यानी फ़ोटोग्राफ के लिए अगर कुछ सवाल आता है तो उसके लिए क्या मतलब प्रोविजंस है। तो देखिए, जो एप्लीकेंट है ना, उसको सबमिट करना पड़ेगा ऐसा फ़ोटोग्राफ जो कि रीसेंट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो होना चाहिए एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। और उसको चिपकाना होना चाहिए और अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। अटेस्टेड होना चाहिए, रीसेंट होना चाहिए, कलर होना चाहिए, ठीक है। ये फ़ोटो ऐसा होना चाहिए। इसके साथ जो एप्लीकेंट का जो नाम है, यानी आवेदक का जो नाम है, वो क्लियरली रिटन होना चाहिए या फिर प्रिंटेड होना चाहिए। या तो प्रिंटेड है तो बेटर है, नहीं प्रिंटेड है तो आप उसमें पेन से लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रंट साइड ऑफ द फोटोग्राफ में, कहाँ पे, टॉप में। जैसे कि अगर ये फ़ोटो है, ठीक है, अगर ये फ़ोटो है आपका, ठीक है, तो अगर इसमें नाम प्रिंटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टॉप में नाम प्रिंटेड है। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आपका नाम, ठीक है। और अटेस्टेड भी होना चाहिए, ठीक है। और अटेस्टेड ऐसा क्या होना चाहिए कि चेहरे पे मतलब अटेस्टेड ना हो, चेहरे पे, ठीक है, अटेस्टेड ना हो, चेहरा साफ साफ विजिबल हो, ठीक है। और जो फोटोग्राफ है आप अटेस्टेड कहाँ करना है, अटेस्टेड करना है किसी गैजेटेड ऑफिसर के पास, किसी कॉलेज के प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल, या किसी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के पास भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसका मैनेजर है ना, उनसे ही करवा लीजिए, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड जो फोटोग्राफ है उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और आप पुराना ब्लैक एंड वाइट एंड अनक्लियर फोटोग्राफ्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी कोई पुराना फ़ोटो है या ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो या अनक्लियर फ़ोटो है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यानी फ़ोटो के संबंध में आप 2-4 बातें याद रख लीजिए, ठीक है। अटेस्टेड होना चाहिए, कलर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज होना चाहिए, उसमें नाम लिखा होना चाहिए ऊपर में, चाहे प्रिंटेड हो चाहे आप रिटन हो। लेकिन जब अगर आप अटेस्टेड करा रहे हो तो फेस पर अटेस्टेड ना कराएं, ठीक है। और अटेस्टेड किसी सरकारी गजट ऑफिसर, प्रिंसिपल या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या फिर माइंस के मैनेजर से करा सकते हैं। चलिए, तो अगर अब बात आती है एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए, तो उसके लिए कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो देखिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो एसएससी हो सकता है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो सकता है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हो सकता है, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हो सकता है, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट हो सकता है, 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी हो सकता है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी हो सकता है, डिग्री सर्टिफिकेट या फिर कोई अदर क्वालिफिकेशन भी हो सकता है, ठीक है, जो वैलिड होना चाहिए। और किसके द्वारा इशू होना चाहिए, एक बोर्ड या ऐसी यूनिवर्सिटी के द्वारा जिसको जो रिस्पेक्टिव पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, ठीक है। मार्क लिस्ट हो गया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट को एज अ एकेडमिक क्वालिफिकेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है फर्स्ट एड सर्टिफिकेट से रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें क्या बताया गया है, देखिए 2 बातें हैं, एक है एग्जामिनेशन बेसिस और एक है एग्जाम्पशन बेसिस और दूसरा है एग्जामिनेशन बेसिस। एग्जाम्पशन बेसिस का मतलब छूट, एग्जामिनेशन का मतलब होता है परीक्षा। तो अगर आप कोई स्टैचुअरी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे कि आप सपोज मूव ओवरमैन का ही हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। सपोज आप ओवरमैन का, आप देखिए सर्टिफिकेट पाने के 2 तरीके हैं, या तो एग्जाम्पशन बेसिस पे पा लीजिए, छूट बेसिस पे पा लीजिए, या फिर उसकी प्रॉपर आप परीक्षा दीजिए डीजीएमएस में। तो अगर छूट बेसिस पे अगर आपको चाहिए, छूट बेसिस पे कब मिल सकती है, जैसे कि आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया फ्रॉम माई इंजीनियरिंग, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने पड़ेंगे, तो वो हो गया एग्जाम्पशन बेसिस। लेकिन आप एक फील्ड स्टूडेंट हैं, अपनी सरदार की परीक्षा पास कर ली, आपको ओवरमैन बनना है, तो आप ओवरमैन का जो परीक्षा उसको पास करेंगे जो डीएमएस के द्वारा कंडक्ट की जाती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एग्जामिनेशन बेसिस। तो अगर आप एग्जाम्पशन बेसिस यानी छूट के बेसिस पे आप स्टैचुअरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए जो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट का जो डेट है, ठीक है, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट तब एक्सेप्ट किया जाएगा जब वो वैलिड होना चाहिए, कब तक, डीजीएमएस के पास पहुंचने तक, ठीक है। जब आपने अप्लाई किया है, मान के चलिए आप एग्जाम्पशन बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं स्टैचुअरी सर्टिफिकेट के लिए, चाहे वो सेकंड क्लास हो चाहे वो ओवरमैन हो, ठीक है, एग्जाम्पशन बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, और अप्लाई कर आपका जो सर्टिफिकेट में डेट है फर्स्ट एड का, ठीक है, फर्स्ट एड का जो डेट है वो डेट डीजीएमएस के ऑफिस तक पहुंचने तक वो वैलिड रहता है, ठीक है। बाद में 2-3 महीना बाद अगर एक्सपायर भी किया तो कोई दिक्कत नहीं, तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन बेसिस पे
आप स्टैचुटरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब वो वैलिड होगा टिल द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी जब भी एग्ज़ाम होए उस स्टैचुटरी सर्टिफिकेट का, ठीक है, जब भी उस स्टैचुटरी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होए तब तक आपका जो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जो आपने दिया है वो वैलिड होना चाहिए। अगर वो वैलिड नहीं है, ठीक है, सपोज आपने अप्लाई कर दिया ओवरमैन एग्जामिनेशन के लिए आज, अब 1 साल के बाद ओवरमैन एग्ज़ाम होती है डीजीएस में, लेकिन वो 1 साल के बाद जब एग्ज़ाम हुआ तो आपका फर्स्ट एड सर्टिफिकेट का जो एक्सपायरी है वो पहले ही हो गया, तो फिर आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा वो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। लेकिन अगर एग्जाम्पशन बेसिस की बात करते हैं तो डीजीएमएस ऑफिस पहुंचने तक अगर वो वैलिड है फर्स्ट एड सर्टिफिकेट तो फिर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया है कि वैसे फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जो स्टेट सेंटर या प्रोविजनल सर्टिफिकेट हैं, ठीक है, जो स्टेट सेंटर के द्वारा इशू किए गए हैं और जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक ऐसा भी केस आता है जब आवेदक जो है वो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट हायर लेवल का पास कर जाते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ ओल्ड सर्टिफिकेट, ठीक है। मेडालियन होता है ना, सीनियर वाला भी होता है, तो 3 स्टेज या 4 स्टेज में होता है। तो सपोज आपने पास कर लिया, ठीक है, नेक्स्ट हायर वाला फर्स्ट एड, तो पहले वाला एक्सपायर भी नहीं हुआ था, आपने पास कर दिया और आपने दोनों डाल दिया, दोनों कॉपी सबमिट कर दी। फर्स्ट क्या ओरिजिनल फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपने कर दी पुराना वाला, और साथ ही साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है नया वाला वो आपने कर दिया है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि जो प्रोविजनल फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है ना उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। हालांकि प्रोविजनल फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जब एक्सेप्ट किया जाएगा तो वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जिस दिन से वो इशू हुआ है उस दिन से 6 महीने ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तभी उसको कंसिडर किया जाएगा, अन्यथा नहीं कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा फर्स्ट एड सर्टिफिकेट में एग्जामिनर का साइन होना चाहिए। अगर उसमें साइन नहीं है तो उसको वैलिड नहीं किया जाएगा, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे फर्स्ट एड सर्टिफिकेट में बोला गया है कि एप्लीकेंट का सिग्नेचर भी होना चाहिए, आवेदक का सिग्नेचर भी होना चाहिए और एग्जामिनर का सील भी होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा, नहीं होगा तो वैलिड नहीं होगा। चलिए अगला सवाल आता है क्वेश्चन ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ना, ठीक है, उस पर सवाल आता है तो उसके क्या मतलब होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होना चाहिए। देखिए प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट जो सबमिट किया जाएगा वो वही फॉर्मेट में होना चाहिए जो डीजीएमएस की वेबसाइट में प्रेस्क्राइब्ड हो या नोटिफाइड हो। उसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट में अगर आप सबमिट करते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो मैं आपको लेटेस्ट जो अभी के हिसाब से जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो आपको मैं दिखाता हूँ। अब देख सकते हैं ये है लेटेस्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, ठीक है। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह, ये है फ्रंट पेज एंड दिस वन इज़ द बैक पेज, ठीक है। तो ये है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, चाहे वो आप कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के अधीन मैनेजर, सर्वेयर, ओवरमैन, फोरमैन, सरदार, मेट, प्लास्टर, ठीक है, इसकी आप सर्टिफिकेट के लिए आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो या फिर मेटल माइंस के अधीन भी अगर एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं तो ये चलेगा, ठीक है। तो चलिए कुछ बातों को जान लेते हैं। सबसे पहला बात ये है, इसको जान लेते हैं, ठीक है। बोला गया है कि जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ठीक है, सर्टिफिकेट में वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। किस संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस का जो टाइम है, पीरियड है, जो कि मेंशन किया गया है पेज 1 और पेज 2 में, ठीक है। जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आगे भी आप डेट डालते हैं, पीछे भी आप डेट डालते हैं, तो वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, करेक्शन किया हुआ नहीं होना चाहिए, टैम्पर भी नहीं हुआ होना चाहिए, सिग्नेचर ऑफिसिंग अथॉरिटी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिना सिग्नेचर ऑफ अथॉरिटी, यानी जो मैनेजर है, ठीक है, उसका साइन भी होना चाहिए और डेट भी होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो उसको वैलिड नहीं कंसिडर किया जाएगा। इशूइंग अथॉरिटी क्या हो सकता है, ठीक है, कौन आदमी आपको ये सर्टिफिकेट जारी कर सकता है, तो कोई भी पर्सन अगर माइंस में एम्प्लॉयड है या ट्रेनिंग ले रहा है माइंस में, ठीक है, अगर उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करना है तो माइन मैनेजर से ही वो सिर्फ ले सकता है, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए किसी पर्सन को, ठीक है, जो कि अगर कोई एक पर्सन है, ठीक है, सपोज ये पर्सन एम्प्लॉयड ही है, अगर वो खदान के ओनर या एजेंट से अगर वो ले लेता है एक्सपीरियंस तो उसको वैलिड नहीं किया जाएगा। अगर वो पर्सन एम्प्लॉयड है या ट्रेनिंग ले रहा है तो उसको सिर्फ माइन मैनेजर से ही ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर वो ओनर एजेंट से भी अगर लेता है ना एक्सपीरियंस तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिमिलरली अगर वो
माइन के मैनेजर के रूप में काम करता है और उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, तो जो सर्टिफिकेट में साइन करवाएगा ना वो ओनर या फिर एजेंट से हो सकता है। ठीक है, अगर वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी दूसरे माइन मैनेजर के द्वारा साइन किया गया है तो उसको वैलिड नहीं किया जाएगा। चलिए आगे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को तभी वैलिड माना जाएगा, ठीक है, सॉरी ये नहीं इंपॉर्टेंट, ये है जब अगर वो कोल माइंस के लिए आप ले रहे हैं तो अगर उसका एवरेज मंथली आउटपुट 1000 टन पर मंथ या उससे ज़्यादा है तब उसको वैलिड माना जाएगा। अगर उससे कम है, लेस है, तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, किसी कोल माइंस की बात करते हैं तो ठीक है, अगर ये अंडरग्राउंड माइंस है तब, अंडरग्राउंड कोल माइंस है तब। अगर ओपन कास्ट माइंस है तो 10,000 मीटर क्यूब क्या होना चाहिए पर मंथ में एवरेज मटेरियल हैंडलिंग होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली अगर मेटल माइंस की बात करी जाए तो वहाँ पे देखा जाता है एवरेज डेली एम्प्लॉयमेंट, वो अगर 60 से कम है, ठीक है, बिलो वर्ल्ड माइंस के केस में तो वैलिड नहीं कहा जाएगा। अगर वो 160 से कम है ओपन कास्ट माइंस में मेटल माइंस का, ठीक है, या फिर 160 ही है मिला के, तो आपको वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है। यहाँ पर ये सब बातें आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के फॉर्मेट पे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। एक्सपीरियंस इन कोल माइंस, आपको एवरेज मंथली आउटपुट 10,000 टन पर मंथ होना चाहिए। अंडरग्राउंड माइंस के केस में, ओपन कास्ट के केस में 10,000 मीटर क्यूब पर मंथ होना चाहिए मटेरियल हैंडलिंग। मेटल माइंस के केस में क्या बोला गया है कि एवरेज डेली एम्प्लॉयमेंट 60 से कम नहीं होना चाहिए। 60 से कम हुआ बिलो वर्ल्ड माइंस के लिए तो कंसिडर नहीं किया जाएगा। 160 होना चाहिए ओपन कास्ट माइंस के लिए कम से कम, ठीक है, उससे कम हुआ तो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, और दोनों मिला के अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट है तो भी 160 से कम नहीं होना चाहिए, 160 कम से कम होना ही चाहिए। अगर ओपन कास्ट माइंस है जिसमें मैन पावर कम है, एक्सपीरियंस में भी कंसिडर, ठीक है, अगर परमिशन फॉर द यूज़ ऑफ हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी अगर ग्रांटेड है रेगुलेशन 106 ऑफ MMR के अधीन तो फिर कर सकते हैं। मतलब मैन पावर इससे कम है तो फिर भी मेटल माइंस में एक्सपीरियंस कंसिडर किया जा सकता है। अगर आप सबमिट करते हैं कॉपी, किसका कॉपी, परमिशन का, किसका परमिशन, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी यूज करने का जो परमिशन है, ठीक है, अंडर रेगुलेशन 106 ऑफ MMR 1961 वो सबमिट करते हैं तो आपको यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। हाउएवर मिनिमम एवरेज डेली एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वो नॉट एप्लीकेबल है कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर माइनिंग मेट एंड प्लास्टर एग्जामिनेशन। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑन कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट में नाम होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए किसका, इशूइंग अथॉरिटी का, और साथ ही साथ उसका सील भी होना चाहिए अलॉन्ग विथ डेट ऑफ इशू। यानी जो इशू करता है, जो इशू कर रहा है सर्टिफिकेट को, ठीक है, उसका नाम, सिग्नेचर, उसका सील और डेट ऑफ इशू होना चाहिए। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है उसकी वैलिडिटी बताया गया 1 साल की होगी। ठीक है, इन केस ऑफ स्टैचुअरी सर्टिफिकेट ऑन एग्जामिनेशन बेसिस, ठीक है, और चाहे आप एग्जामिनेशन बेसिस पे कर रहे हैं तब भी आपको 1 साल का ही यहाँ पे वैलिडिटी मिलता है। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया होना चाहिए, गैजेटेड ऑफिसर, प्रिंसिपल, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या फिर माइन मैनेजर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑन फी पेमेंट। तो फी पेमेंट के लिए जैसे कि आपको पता है कि अब भारत कोष के थ्रू ही यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू ही आपको पेमेंट करना है। इसके अलावा कोई दूसरा माध्यम से अगर आप पेमेंट करते हैं तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए यहाँ पे बोला गया है कि मेडिकल सर्टिफिकेट में नाम, सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड जो इशू करता है मेडिकल प्रैक्टिशनर उसका सील भी होना चाहिए। यानी जो मेडिकल ऑफिसर है एक तरह से उसका नाम, सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका सील भी होना चाहिए अलॉन्ग विद द डेट ऑफ इशू। ठीक है, और मेडिकल सर्टिफिकेट हैविंग फैक्सिमाइल सिग्नेचर ऑफ इशूइंग मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल नॉट बी वैलिड। मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट जिसमें जो मेडिकल ऑफिसर है उनका अगर साइन अजीब होता है, कुछ समझ में नहीं आता एक तरह से, तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यानी साफ सुथरा सिग्नेचर होना चाहिए। एंड मेडिकल सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसके पास एटलीस्ट MBBS क्वालिफिकेशन मिनिमम होनी चाहिए। तो ये हो गया कुछ सवाल जो फ्रिक्वेंटली आस्क किए जाते हैं ऑन DGMS पोर्टल। आई होप आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिला होगा। ठीक है, एज अ जनरल स्टूडेंट या फिर अगर आप कोई कंपनी के मैन्युफैक्चरर हैं या फिर कंपनी में काम करते हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें भी आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प किया होगा।
और अपडेट के लिए आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे। टिल देन, एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।